गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम देख रहे थे इनर्शिया के बारे में। व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट या मोशन में है तो अपनी स्टेट को, ये रेस्ट और मोशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट, उस स्टेट को चेंज होने से अपोज करें, अपोज द चेंज ऑफ स्टेट, तो उसको हमने क्या कहा था? इनर्शिया। उसको क्या कहते हैं? इनर्शिया। अब ये जो इनर्शिया है कुछ और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि मास। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट वेट है, यानी ये सपोज दैट लाइट वेट है, और एक हमारे पास हैवी वेट ऑब्जेक्ट है, तो जो लाइट वेट है हैवी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही आसानी से हट जाए, अपना पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो इस पे हमें क्या होगा, अगर एक F लगा रहे हैं तो ये जो लाइट वेट ऑब्जेक्ट है ये बहुत ईज़िली से मूव कर जाएगा, ठीक है। जबकि हैवी वेट पे उतना ही अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, जितना ही ऑब्जेक्ट हैवी होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, यानी उसकी टेंडेंसी टू अपोज देयर स्टेट विल बी हाई। तो यानी कि वो अपनी जो स्टेट को चेंज होने में ज़्यादा अपोज करेगा, तो इनर्शिया किसका होगा? हाई होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इनर्शिया हैवी ऑब्जेक्ट का होगा। जैसे सपोज दैट एक जगह बाइसिकल है और एक जगह ट्रक खड़ा हुआ है, तो किसको आप आसानी से मूव करा सकते हैं? बाइसिकल को। सपोज दैट बीच में एक कार भी खड़ी है, ठीक है। तो बाइसिकल को एक सिंगल पर्सन, एक आराम से एक बच्चा भी चला सकता है। कार को एक बच्चा नहीं, कुछ दो लोग ज़्यादा मिल करके बड़ा फोर्स लगा करके कार को मूव करा सकते हैं। बट ट्रक जो होता है वो बहुत हैवी होता है, वो उसको 8-10 लोग भी मिल करके आराम से नहीं हटा सकते। तो इसलिए क्या है, इनर्शिया ट्रक का क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्वांटिटेवली इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, यानी इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करती है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, उसको भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? जब हमने देखा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने में उसको अपोज कर रहा है तो उसको हमने क्या कहा था? इनर्शिया। फर्स्ट लॉ में क्या था? बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते थे और ऑब्जेक्ट जो था रेस्ट या मोशन में जाता था, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होती थी? चेंज होती थी। वेलोसिटी चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता था? ऑब्जेक्ट को पे एक फोर्स लगाते थे। तो वेलोसिटी चेंज को हम क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे सपोज दैट इस पे भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी चेंज है वो भी डिपेंड करती है किस पे? मास पे। सपोज दैट अगर आप किसी को एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल से अगर मारते हैं, हिट करते हैं, तो उसको चोट नहीं लगी। अगर टेनिस बॉल से मारते हैं, ये प्लास्टिक की है, प्लास्टिक बॉल, टेनिस बॉल, तो थोड़ा सा कम लगेगा। पर अगर वहीं क्रिकेट बॉल से मारते, लेदर की बॉल से अगर हिट करते हैं, दैट में हर्ट टू मच। तो इसका मतलब क्या है कि क्रिकेट बॉल में क्यों हर्ट ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि इसमें मास है। और वहीं कोई मेटल की बॉल लेकर के मार दे तो बहुत ज़्यादा ही भीषण चोट लग सकती है। तो इसलिए क्या है कि जो मास है वो भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने में या रेस्ट या पोजीशन चेंज करने में या फोर्स में डायरेक्टली रिलेटेड है। ये न्यूटन ने पाया। सपोज दैट एक ट्रक मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सीलरेशन में नहीं ला सकते। वहीं अगर एक बाइसिकल है तो बाइसिकल को हम क्या कर सकते हैं? पुश करके, एक छोटा फोर्स लगा करके हम इसको क्या कर सकते हैं? मोशन में ला सकते हैं, इसको वेलोसिटी दे सकते हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी, मास, ये सभी क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं। यानी जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा और वो बहुत आसानी से उसमें मूवमेंट हम ला सकते हैं। तो इसलिए क्या है, अब एक प्रॉपर्टी इस वजह से न्यूटन ने लाई, उसको क्या कहते हैं, मोमेंटम। इसे कहेंगे मोमेंटम। न्यूटन ने बताया कि मोमेंटम क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और जो उसका मास है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वही उसका क्या हो जाएगा, मोमेंटम। सपोज दैट पी क्या है, मोमेंटम है, मास कितना है m और वेलोसिटी v है, तो p क्या हो जाएगा, m इंटू वी। तो m इंटू वी हो जाएगा। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम एक जो p है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि v जो वेलोसिटी है वेक्टर है, तो मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी। p का जो एसआई यूनिट है यानी मोमेंटम का एसआई यूनिट जो वो क्या होगा, आराम से आप निकाल सकते हैं। ऊपर के फॉर्मूले में मास का क्या होता है, किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा इसकी यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन है अनबैलेंस फोर्स, जिसको कि ऑब्जेक्ट के मोमेंटम यानी उसका जो ऑब्जेक्ट का जो अनबैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाया जा रहा है उसकी वेलोसिटी में चेंज के लिए, इसको हम मोमेंटम से भी रिलेट कर सकते हैं। यानी p क्या हो गया, m इंटू वी। अब क्या है कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जिसमें कि एक कार है। अगर सपोज दैट एक कार है, इसका वेट कितना है, 1000 kg, और ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। वहीं एक बाइक है, ये कार का एग्जांपल है, ये बाइक का है। तो ये बाइक जो है ये 100 kg की है और ये भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तो दोनों का मोमेंटम अगर निकालने को आएगा तो मोमेंटम p इसके लिए हो जाएगा 1000 इंटू 10, तो 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा। और वहीं बाइक के लिए ये आएगा 1000 kg मीटर पर सेकंड। अब आप देख सकते हैं कार का वेट ज़्यादा होने की वजह से, जबकि वो भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, बाइक 100 kg यानी लाइट वेट होने के बावजूद 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा है, कार का। तो यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो इस मोमेंटम को चेंज कराने के लिए जो फोर्स लगाएंगे अगर हम कार पे, तो उस अगर कार को एक्सेलरेट कराना होगा तो हमें ज़्यादा फोर्स भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो और जैसे कि सपोज दैट कार खड़ी है और यहीं पे आपकी बाइक खड़ी है। कार पे आप फोर्स लगा रहे हैं, बाइक पे फोर्स लगा रहे हैं, तो बाइक क्या होती, बहुत इजीली मूव करने लगेगी। कार पे क्या होता है, कभी कभी कुछ टाइम लग जाता है, कुछ टाइम के बाद कार मूव होना स्टार्ट होती है, और जैसे ही मूव होती है और फोर्स हम लगा करके इसकी स्पीड को थोड़ा सा वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं। आप हैंड, एक पर्सन इसको हैंड बाई हैंड पुश कर रहा है, वैसे ही बाइक को पुश कर रहा है। तो यानी टाइम भी कभी कभी क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन द केस ऑफ मोमेंटम। और बढ़ाने में टाइम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसी पे डिपेंड करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज proportional to the applied balanced force in the direction of force। सेकेंड लॉ यहीं पे नोट कर लीजिए, द रेट ऑफ
change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ए, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, एक ये वो क्या कर रहा है, इसकी पोजीशन को, इसके मोशन को चेंज कर रहा है, तो जो रेट ऑफ चेंज होगा मोमेंटम, यानी कि इसका मोमेंटम, सपोज दैट इसका वेट m है, पहले v1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी, फिर फोर्स लगाने की वजह से ये v2 वेलोसिटी से मूव करने लगी, तो क्या हुआ, मोमेंटम चेंज हो गया। तो ये क्या होता है, ये f जो होता है, f इज़ प्रोपोर्शनल टू m v माइनस v2 माइनस v1, इसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी f इज़ प्रोपोर्शनल टू p, डेल्टा p, या एक और टर्म से कह सकते हैं p2 माइनस p1। ये m इंटू वी टू क्या हो गया, p2 हो गया, और m इंटू वी1 क्या हो गया, p1 हो गया। तो भी हम बता सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज जो होगा मोमेंटम का, वो प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। अब ये होगा कैसे, ये क्यों होता है, अभी आप इस डेफिनेशन को लर्न कर लीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझाएंगे। थैंक यू।